कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं। खासकर कोरोना काल में लोगों को अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बीमार हुए लोगों के ठीक होने में मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि आपके मस्तिष्क का। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। इस मौके पर आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जाने माने साइकेट्रिस्ट और सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद गुप्ता हैं। आज हम उनसे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, डॉक्टर प्रमोद, आपका मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय हो गया है जिसके बारे में अब बात होनी शुरू हो गई है। मानसिक स्वास्थ्य और लोगों के, अगर हम इलाज की बात करें तो जागरूकता नहीं है लोगों में, बहुत कम अवेयरनेस है इसको लेकर। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इन्होंने ये कदम इसीलिए उठाया कि जितना फिजिकल हेल्थ शरीर लोगों के लिए ज़रूरी है जानना, उतना मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि इस जागरूकता के लिए ये 4 से 10 अक्टूबर एक अभियान चलाते हैं और आज के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, जिसके अंदर में WHO एक थीम देती है। इस थीम के आधार पे साल भर जागरूकता का अभियान चलता रहता है। वो जितने भी मेंटल हेल्थ पर्सनल्स हैं इसमें अपने हिसाब से इन्वॉल्व होकर के एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इस बार की जो थीम है, मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड, मतलब आप कोई भी वर्ग के व्यक्ति हैं, चाहे आप ऊंचे वर्ग के हैं, नीचे वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, या आप मान लीजिए गरीबी है, हर तरह के व्यक्ति को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। ये उनका पहला उद्देश्य है, और रोगों के बारे में, खास करके उनके लक्षणों के बारे में, ताकि वो उपचार करा सके और अपने जीवन को अच्छे से चला सकें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आजकल के दौर में जब हमने देखा कोविड आया, उसके बाद की स्थिति आप देखें तो बहुत डिफरेंसेस क्या आपको नजर आते हैं? क्योंकि इसके बाद लोग समझने लगे हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो ये कोरोना काल एक जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसमें लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम एक जगह पे सीमित हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही वंचित रहने पे मेरे मस्तिष्क में या मन पे कितना प्रभाव पड़ता है कि मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, कार्य क्षेत्र में जाकर के किसी से बातचीत नहीं कर सकता, या मैं इतना सीमित होने के कारण में मेरे अंदर विभिन्न तरह के मानसिक दबाव पड़ने लग गए, जिसमें और नज़दीक के लोगों की मृत्यु होने लग गई। तो ये चीज़ों को देखते हुए पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल गए। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जिसमें आप देखेंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिले। और बच्चों के अंदर में एडिक्शन पार्ट है, जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड इश्यूज आ गए हैं कि वो ज़्यादा इसमें डिपेंडेंट होते चले गए। ये कुछ कंडीशंस हमने पोस्ट कोरोना में अपनी क्लिनिक में मैंने देखा है, और ये काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर काफ़ी चिंतन करना चाहिए कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया आज के ज़माने में एक बड़ी प्रॉब्लम हमें भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, खासकर बच्चों में। और सभी लोगों को अगर देखें आप, तो क्या इसके बचाव हो सकते हैं, क्या इसके उपाय हो सकते हैं? देखिए, एक इसमें कंडीशंस होती हैं कि सोशल मीडिया के अंदर में सबसे पहले एक इतना सेंसिटिव डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आप साइबर क्राइम 11.8% पिछले साल की अपेक्षा में अपने को बढ़ोतरी मिली है। और ये भी देखा गया है कि जितना साइबर के केसेस आपने पहले 150 केसेस पिछले साल थे, तो इस साल डबल हो गए, 300 केसेस हो गए। और इसमें यह भी है कि अगर कहीं कुछ डेटाज ये शो करते हैं कि अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर रहते हैं तो आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, जिसमें ये मान के चलिए कि अगर 13% जो बच्चे हैं वो 6 to 17 ईयर्स ऑफ एज के अंदर में देखेंगे तो डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं और 42% एंग्जाइटी से ग्रसित होते हैं। वैसे ही देखेंगे कि अराउंड
ये जो एज है आपकी 29-30 के आसपास की, 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज में मेंटल इलनेस उनमें ज़्यादा देखने को मिला है। अगर वो 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट ये ज़रूरी है जानना कि मैं अपने आप को एडिक्टेड कब मानूं। मतलब आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के एक सेंटर जो है, एक मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा सेंटर है, बहुत पुराना सेंटर है, जिसमें इन्होंने इंटरनेट डी एडिक्शन वार्ड चालू किया हुआ है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के कितनी हमारे लिए गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि मैं अपने आप में कब मानूं कि मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया हूँ, आश्रित हो गया हूँ। मतलब मेरा यह कहने का मतलब है कि जिस तरह और व्यसन या मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, ये उससे भी गंभीर जो है आपका सोशल मीडिया एडिक्शन है या इंटरनेट एडिक्शन है। इनके ट्रीटमेंट पार्ट में आपसे पहले मैं जब बताना चाहूँगा कि आपके ये जानना चाहिए कि मैं कब डिपेंडेंट हो गया हूँ, कि मुझे कब ऐसा है कि मुझे डिटॉक्स कराना चाहिए या मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले और मोबाइल को हाथ लगाता हूँ। दूसरा, मैं ज़्यादातर प्री ऑक्यूपाइड रहता हूँ कि मैंने जितना पोस्ट किया है या कोई भी चीज़ें डाली हैं या मुझे क्या डालना है, इस पे मैं ज़्यादा समय व्यतीत करने लग जाता हूँ। ज़्यादा समय में व्यतीत करके अपने अंदर में एक अचीवमेंट की सेटिस्फैक्शन को ढूंढता रहता हूँ। तीसरा ये रहता है कि आप इसमें देखेंगे कि अगर कहीं मैंने उसको यूज़ नहीं किया तो मेरे अंदर कितनी व्याकुलता पैदा हो जाती है। मैं अगर इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ या सोशल मीडिया से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, जिसके कारण मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस या मूड मेरे अपसेट्स होना, ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं जोड़ूंगा कि मैं झूठ बोलता हूँ अपने माता पिता या टीचर से कि मैं इंटरनेट से दूर हो गया हूँ और मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इनके सोशल मीडिया के कारण, मृदुल जी, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा समय उसमें बिता रहे हैं और जिसके कारण आपके पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं या आप अपने वर्क प्लेस में वर्क की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने चले गए हैं या जिसके कारण आपके रियल ट्रू फ्रेंड्स हैं, 1-to-1 वाले फेस्ड रिलेशनशिप्स, वो आपके डैमेज होते चले जा रहे हैं। तो इनमें से अगर ये 3 से 4 लक्षण भी प्रेजेंट हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि शायद तक आपको बिल्कुल, ये हमने देखा है आमतौर पर। बिल्कुल डॉक्टर प्रमोद, आप जो बता रहे हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल से थोड़ा भी दूर होते हैं, अपने सेलफोन से दूर होते हैं तो एक व्याकुलता उनमें नजर आती है, और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समस्या और है, वो समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से आपने और हम सब ने देखी है, वो है डिप्रेशन की समस्या। और आज के जमाने में क्योंकि आपाधापी वाली जिंदगी है, इसमें बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? इसकी असली परिभाषा आखिर है क्या, डिप्रेशन को अगर देखें तो? देखिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम अपने वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार। ये एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज और शब्द अपन यूज़ करते हैं, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि मुझे कब किसी एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है कि मुझे जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर मान लीजिए आपका मूड सैड है, आपका सैड मूड है और साथ में आप इरिटेबल हैं, अगर कहीं आपको कार्य करने के प्रति रुचि कम हो रही है जिस पे आप हमेशा रुचि बनी रहती थी, आपकी नींद के पैटर्न खराब हो रहे हैं, या आपका वेट लॉस हो रहा है 5% या वेट गेन हो रहा है, या आपको हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस इसकी फीलिंग्स आनी कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह की अगर फीलिंग आ रही है और साथ में मेरी सेक्सुअल ड्राइव कम होती चली जा रही है, इन लक्षणों में से अगर कहीं 5-6 लक्षण प्रेजेंट हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आत्महत्या के विचार आना या उनसे कदम उठाना। अगर आपके पास 5 से 6 लक्षण प्रेजेंट हैं और यह मूड लगातार अगर 15 दिन तक बना हुआ है, तो अगर 15 डेज तक कंटिन्यूसली ये मूड आपका बना हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि आप एक प्रकार से अवसाद से ग्रसित हैं
और आपको एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, उनसे जाके परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल, ये अगर आपके पास सिम्टम्स ऐसे हैं तो आप भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ये डॉक्टर प्रमोद भी बता रहे हैं कि आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक समस्या और है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन और उसके बचाव के उपाय लंबे समय से लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल खबरें भी आप सुन रहे होंगे, तो इस तरह की खबरें भी सामने आ जाती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जानना पड़ेगा अपने को कि जैसे ड्रग एडिक्शन है, यह एक कोई मानसिक रोग की कैटेगरी में नहीं, ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। मानसिक रोग की कैटेगरी में यह एक बिहेवियर प्रॉब्लम है, जो नशीले पदार्थ लेने के पश्चात मेरे मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक रासायनिक पदार्थ है, जिसके कारण वो 3 ट्रैक से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में जाकर के पाथवेज के थ्रू जाते हैं। वो मुझे एक मोटिवेशन, डिज़ायर और प्लेजर की फीलिंग देते हैं। और अगर मैं नियम से उस नशे का सेवन करता चला जाता हूँ और जो किक या मुझे सुकून या का एक सुरूर का एक एहसास होता है वह धीरे धीरे ख़त्म होता है, और इस ट्रैक में डैमेज होने के कारण, ये डिसरेगुलेशन होने के कारण मैं उस पर आश्रित हो जाता हूँ। अब आज के देश में आप परिवेश में देखेंगे कि अगर कहीं बच्चों में, पहले के समय में ये था कि संस्कार, परिवार, नैतिकता और ये इनका एक अलग परिभाषा हुआ करती थी। बिल्कुल, संयुक्त परिवार हुआ करता था जिसमें माता पिता के साथ इंटरेक्शन अच्छे होते थे। आज की डेट में आप देखेंगे तो एकल परिवार, साथ में न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनके इमोशनल लायबिलिटीज़ को समझते नहीं है, उनके अंदर जो जागरूक हुए प्रश्न हैं किसी भी तरह के, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसका अगर हमने सही तरीके से उत्तर नहीं दिया तो चाइल्ड कहीं ना कहीं अपने में लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों से ग्रसित होते हैं और नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, मीडिया से के थ्रू के ये चीज़ जानने को मिली है कि अभी रिसेंटली जो एपिसोड हुआ है उसमें आप अपने चाइल्ड से अगर बातचीत समय पे नहीं कर रहे तो चाइल्ड अपने इमोशंस को कहाँ एक्सप्रेस करेगा। अगर अपने इमोशंस को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको वो कहीं ना कहीं से माल एडप्टिव वे से हैंडल करने के लिए सोचते हैं। और इसमें अगर कहीं मैं उस बीच में कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करता हूँ तो वह भावात्मक विचार, असंतुष्ट विचार जो मेरे अंदर थे, मेरे बैड इमोशंस थे, वो रिलैक्स हो जाते हैं और मुझे लगता है कि इससे ही जीवन को हैंडल किया जा सकता है। और ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे उस पर आश्रित हो जाता हूँ और आश्रित होने के कारण उस पर अपने शरीर पे और अपनी भावनाओं पे, विचारों पे, व्यवहार पे नियंत्रण खो बैठता हूँ मैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पहले आप परेशान होते हैं, आप कहेंगे कि डिपेंडेंसी हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि पहले आप परेशान होते हैं, फिर उसका सहारा लेते हैं, और जैसा आपने कहा कि वो कुछ ऐसी केमिकल या क्रियाएं होती हैं अंदर जिससे आप उसके एडिक्टिव हो जाते हैं। और ये एक बड़ा कारण है कि बहुत परेशानी हमने देखी है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। मानसिक तौर पर अगर कोई व्यक्ति परेशान है, व्यक्ति के आसपास कोई लोग हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये सब बोलते हैं कि हाँ भाई क्या समस्या है, आप हमें बता सकते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? देखिए, इसमें मृदुल जी एक बहुत सही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप और मैं बचपन से देखते आ रहे हैं और पुरानी जो जनरेशन है उनको पूरा आइडिया है। न्यू जनरेशन्स क्योंकि वो आज की डेट में डे टू डे लाइफ जीना चाहते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप बिना फैमिली के, बिना सोसाइटी के अगर आप लाइफ को जिएंगे तो आपकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट है। यही चीज़ें मैं आपको अवगत कराऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के एक नॉर्मल व्यक्तित्व में कोई भी तरह का आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है, चाहे उनके मूड में हो, चाहे उनके व्यवहार में हो या उनके विचारों में हो, और जो व्यक्ति उनसे नज़दीक रहते हैं बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इन बातों को समझ जाते हैं। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और इस गड़बड़ के आधार पे या तो आप उनके साथ समय बिता के परिस्थितियों को समझने का कोशिश कर सकते हैं या तो उन्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरा व्यक्तित्व एक है शांत स्वभाव का,
और सडनली मैं टॉकेटिव हो गया, सडनली मैं मनी को स्पेंड करने लग गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया, तो आपको वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। मान लीजिए मैं उसका विपरीत ले रहा हूँ कि मैं बहुत ही चंचल व्यक्ति हूँ, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है मेरी, और सडनली मैं इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखी हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, सामाजिक तौर पे लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहा हूँ, मेरे खाने में या डाइट्स में कोई इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, ये चीज़ें हैं जो एक अलार्मिंग है कि हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से इनका मन अस्वस्थ है, और उसके लिए हमें या तो चिकित्सक से मिलना चाहिए या खुद परिवार वालों को पहले प्रयास करना चाहिए, या उनके जो निजी दोस्त हैं जिनके साथ वो ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए कि जाकर के वो उसकी परेशानियों को समझ सकें। अगर वो गंभीर हैं तो आप जाकर के मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। मैं लोगों के अंदर में यह चीज़ अभी सूचना देना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि आप ये भ्रम हटा दीजिए मन से कि मनोचिकित्सक की दवा अगर एक बार चालू हो गई तो ज़िंदगी भर बंद नहीं होती। ऐसा नहीं है। जितना जल्दी रोग से पहचान उतनी जल्दी आप दवा से मुक्ति आपको मिलेगी। जितना आपका ड्यूरेशन लंबा रहेगा, आप हो सकता है कि दवाइयाँ आपकी उतनी लंबी चलेंगी। मनोचिकित्सक की सलाह को आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, डाइट में चेंजेस लाते हैं, और जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के थ्रू उसमें आप रीस्ट्रक्चरिंग करके वेरियस थेरेपीज हैं। एक मेरा सवाल है डॉक्टर प्रमोद आपसे, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो या फिर आप किसी भी डॉक्टर का रुख करते हैं तो लोग अलग तरह की भ्रांतियां भी हैं। कोई पागल कहने लगता है, कोई अलग तरह की बात करता है, कोई कहता है दिमाग खराब हो गया इनका, इस तरह की बातें भी होने लगती हैं। तो व्यक्ति जो है वो डॉक्टर्स के पास जाने से कतराता है, ये भी एक बड़ा कारण हमने देखा है। जी हाँ, जिसके लिए मैं ये शब्द यूज करता हूँ जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, ये एक प्रकार के कलंक के रूप में देखा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रमाण देखेंगे, जिस तरह सुसाइड रेट आप डिप्रेशन में 15% है, सिजोफ्रेनिया में 10% है, एंड मोर देन 50 to 60% नशे के अंतर्गत में आप देखते हैं। ये अपने आप में कितनी गंभीर समस्याएं हैं, जिसके कारण आपको यह नहीं समझना चाहिए। पहले संयुक्त परिवार के अंदर में थे तो लोग उन चीज़ों को अपने आप ही हैंडल कर पाते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जितना ही आवश्यक आप अपने शरीर को ध्यान देते हैं उतना आपको अपने मन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। इसलिए निसंकोच होकर के आपको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप मनोचिकित्सक से मिल रहे हैं तो आपको दवा लेनी पड़ेगी या आप पागलपन का रोग से आप ग्रसित हो गए। बहुत सी ऐसी बीमारी है जैसे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सोमेटाइजेशन है, स्लीप डिसऑर्डर है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स हैं, और चाइल्ड साइकेट्री के डिसऑर्डर्स हैं, एन्यूरिसिस हैं, एनकोप्रेसिस हैं। इतनी सारी बीमारियां हैं या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं कि जिसको आप विक्षिप्तता, गंभीर मानसिक रोग से अलग रूप में देख सकते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे से मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी सम कॉज, कुछ रीज़न होना चाहिए। क्या रीज़न पारिवारिक कलह के कारण हो रहा है कि माता पिता में संबंध अच्छे नहीं हैं? क्या उनके माता पिता उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं? क्या उनके मित्र अच्छे नहीं हैं? ये कारण को अगर कि हम सही ढंग से ढूंढ सकेंगे तो हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। ये बहुत सिंपल है कि जिस तरह आप फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि आपको काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, ये जितने मेंटल साइकेट्रिक नर्सेज हैं, जितने मेंटल हेल्थ पर्सनल्स हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक जिंदगी है मृदुल जी, बिल्कुल एक जिंदगी है, एक हर क्षण, एक हर पल मुझे खुशी से जीना है, इसका अधिकार मेरे पास है, और वह सिर्फ तभी संभव है जब मैं उसका निर्णय ले सकता हूँ। तो मुझे समझता हूँ कि ज़िंदगी बहुत आसान है जीना। हम अगर दूसरों की तरफ ध्यान ना दे करके खुद के शरीर पे, मन पे और विचारों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद तक इस धरती पे आना और एक अच्छे से जीवन जीना और अपने फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचना या मोक्ष की तरफ प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, और मैं ये कभी चीजें जीवन को कोसूंगा। ये चीजें समझना चाहिए, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमने बीमारियों को भी जाना, क्या माहौल रहता है ये भी जाना,
लेकिन अब हम दिमाग को और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसके क्या उपाय हो सकते हैं जो हमें आसपास दिखते हैं लेकिन नजर आप देखना नहीं चाहते, आपको समझ नहीं आते कि हाँ आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आप खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, जॉयफुल रह सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं दो शब्द जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, कि आप सुबह से उठ रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, आप प्रॉपरली अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ इन तरह की या अपने आप हॉबी को टाइम दे रहे हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, कोई भी क्रिएटिव वर्क है, गार्डनिंग है, तो उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जब भी कोई भी प्लेजरेबल काम करता हूँ मैं जिससे मुझे उत्साह मिलता है, वही रासायनिक पदार्थ डोपामिन उसी समय एक्टिवेट होता है और यह डोपामिन मुझे प्लेजर देता है, खुशी देता है, सुकून देता है। वैसी और हार्मोन्स एक्सरसाइज करने से या मेडिटेशन करने से या योगा करने से आप देखेंगे कि जैसे ऑक्सीटोसिन है, फिर आपका सेरोटोनिन है जो एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन को दूर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर है, एंडोर्फिन है, एनकैफ्लिन है, आप ये सब को क्लब करेंगे ना, ये हैप्पी हार्मोन्स के रूप में देखी जाती हैं। तो यू कैन हैव गुड एंड अ बेस्ट टाइम। और आपको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मन स्वस्थ, आप स्वस्थ नहीं, आप दूसरा समाज को और परिवार को भी स्वस्थ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप परिवार को भी स्वस्थ नहीं कर सकते हैं और आप खुद भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ये बात हमें विशेष तौर पर जाननी चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी हिचक होती है जिसको लेकर हमने बात की है। एक समस्या और हमने देखी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की जब आप बात करते हैं तो ये मेरा खुद का सवाल है, बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा समस्याएं हैं, बच्चे कभी कभी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो जो दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, जो बच्चे अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं, उनसे हम कैसे पूछ सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं? देखिए, बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है कि दो तरह की थिंकिंग होती है। एक कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है जो लेस देन 8 इयर्स या 9 इयर्स के नीचे अपने को देखने को मिलती है। इस समय बच्चे एनिमेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं अगर स्टोरी फॉर्म में बच्चों से बात करूँगा, किसी भी स्टोरी पे उनका रिएक्शन को देखूंगा, या बच्चे के साथ में मैं खेलते वक्त में उसके व्यवहार को पढ़ूंगा, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको मैसेज कन्वे कर देंगी और उसके प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे, तो आप उसको समझ सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि बच्चों को मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और उसने मुझे बताया कि बेटे तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक रेस्पेक्ट पेरेंट्स की तरफ में रहता है, एक भय रहता है, ये रहता है कि माँ या पिता को दुख ना पहुँचे, तो चाइल्ड उस बातों को छुपाने की कोशिश करता है। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स के लिए या केयर टेकर्स या केयर गिवर्स होते हैं कि उनके इमोशंस और बिहेवियर को, भावनाओं को और व्यवहार को बहुत बारीकी से आप ऑब्जर्व कीजिए, तो डेफिनेटली आपको मैसेज मिल जाएगा। फिर डायरेक्ट आप उस मैसेज को लेकर के उससे चर्चा करेंगे, तो इनफैक्ट चाइल्ड का एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे इमोशंस को या मेरी चीज़ों को समझते हैं, और एक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है कि आप उनको स्टोरी फॉर्म में, गेम्स के फॉर्म में, आउटिंग के फॉर्म्स में आप या उनके फ्रेंड से डिस्कस करके उनको आप अपनी पार्टीज में बुला के बच्चों को एक बार घर पे खाना खिला के, ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों को भी हम समझ सकते हैं, क्या उनकी परेशानी है वो भी हम जान सकते हैं। और मेंटल हेल्थ को लेकर आपने जो भी बातें बताई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुंचा होगा और जो भी भ्रांतियां हैं वो भी आपने दूर की हैं, बहुत अच्छे से दूर की हैं। डॉक्टर प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका इस खास मसले पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।